आज हम देखेंगे अपने टॉपिक में धातु पोषण क्रम। धातु पोषण क्रम जो आयुर्वेद का बहुत अच्छा कंसेप्ट है, एक चिकित्सा सिद्धांत भी इसको हम मान सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में 7 प्रकार की धातुएं हैं। धातु साम्य च ओक्ता करके हमारे आचार्य चरक ने चरक सूत्र स्थान प्रथम में बताया है कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। सप्त धातुओं को साम्य अवस्था में स्थापित करना है, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, जिस प्रकार हम व्यक्ति को स्वस्थ रख सकते हैं। इसीलिए धातु पोषण क्रम पर कई नियम आए। केदारी कुल्या न्याय आया, खले कपोत न्याय आया, एक काल पोषण न्याय आया, ऐसे कई न्याय, क्षीर दधी न्याय आया। डिफरेंट टाइप ऑफ आचार्य ने डिफरेंट टाइप से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। वो एक एक्सप्लेनेशन अलग था, कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या चीजें होती हैं। हम यहाँ पर क्लिनिकल एस्पेक्ट पर देखेंगे। एक्चुअली में धातु पोषण क्रम को हम प्रयोग में ला करके किस प्रकार से डिजीजों को ट्रीट कर सकते हैं और कई प्रकार के रोगों को समाप्त कर सकते हैं। धातु पोषण क्रम का क्या महत्व है। धातु पोषण क्रम में प्रत्येक स्टेप पर, चाहे रस से रक्त का निर्माण हो या रक्त से मांस का निर्माण हो, यहां पर अग्नि काम करती है। अग्नि का महत्व होता है, बहुत ज्यादा महत्व है अग्नि का। अग्नि हर स्टेप पर अग्नि होती है। रसाग्नि, रक्ताग्नि, मेदाग्नि, अस्थियाग्नि, मज्जाग्नि, शुक्राग्नि, इस प्रकार से हर स्टेप पर अग्नि होती है। और यदि ये अग्नि कमजोर है तो इनका बनना अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन इससे पहले, सबसे पहले जो अग्नि होती है वो अग्नि हमारे अमाशय से स्टार्ट होती है, जिसको हम जाठराग्नि बोलते हैं। जाठराग्नि, जाठराग्नि यानी हमारे जठर की अग्नि, हमारी आंतों की अग्नि, हमारी इंटेस्टाइन की अग्नि, हमारे डाइजेस्टिव जूस, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि लिवर के थ्रू सीक्रेट होते हैं, लिवर से आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन से निकलते हैं, जैसे यहां से पेप्सिन, रेनिन निकलता है, HCl का सीक्रेशन होता है। जब कोई व्यक्ति अपने मुख से फूड एक्यूमुलेट करता है, फूड खाता है, तो वो फूड हमारी आहार नली से होते हुए अंदर जाता है और यहां पर जाकर के जाठराग्नि की उसके ऊपर प्रोसेस होने लगती है। जाठराग्नि की प्रोसेस जो होती है, उस प्रोसेस के थ्रू जो फूड मटेरियल है और छोटे हिस्सों में डिवाइड होने लगता है। जब वो डिवाइड होता है, उसका पाचन होता है, देन वो यहां से रस धातु का निर्माण होना स्टार्ट होता है। हमारे शरीर में रस धातु का निर्माण होता है। और यदि यहां पर जाठराग्नि जो हमारी है, जाठराग्नि यदि कमजोर हो जाती है, हमारी जठराग्नि अगर वीक हो जाती है, तो ये आम उत्पत्ति में रिस्पॉन्सिबल होती है। जाठराग्नि आम उत्पत्ति में रिस्पॉन्सिबल होती है ऑन द स्टेप ऑफ इंटेस्टाइनल सिस्टम। ये मैं बोल रहा हूं केवल इंटेस्टाइन के लेवल पर आम उत्पत्ति को, जबकि आम उत्पत्ति हमारी प्रत्येक कोशिका के लेवल पर होती है। हमारी प्रत्येक कोशिका में धात्वाग्नि, भूताग्नि, ये जो लेवल बताए हैं हमारी अग्नि के, वो होते हैं जिसके थ्रू मेटाबॉलिज्म होती है। तब जाकर के हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में आम का निर्माण होता है और आम का निर्माण होने से वो कोशिका अनहेल्दी हो जाती है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं जाठराग्नि, एक प्राइमरी स्टेप देख रहे हैं कि जाठराग्नि जब कमजोर होती है तो आम की उत्पत्ति होती है। आम की उत्पत्ति होने से कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यदि ये आम हमारे हार्ट में पहुंच जाता है, आम दोष हमारे हार्ट में पहुंच जाता है, हृदय में, तो ये रूमेटिक हार्ट डिजीज पैदा करता है, RSD पैदा करता है। यदि यही आम जैसे ट्राइग्लिसराइड, LDL जो लो डेंसिटी लिपिड है, VLDL है, उसके फॉर्म में होता है, तो CAD पैदा करता है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज पैदा करता है, ब्लॉकेजेस पैदा करता है, स्रोतो अवरोध पैदा करता है। स्रोतो अवरोध, रक्तवाही स्रोतों में, प्राणवायु स्रोतों में स्रोतो अवरोध पैदा करने का कार्य ये करता है। यही आम जब जॉइंट्स में पहुंच जाता है, तो ये वहां पर रिमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि आम वात पैदा करता है। तो इस चीज को समझते चलिए। इस स्टेप पर यदि गड़बड़ हो गई,
जाठराग्नि कम हुई, आम बढ़ गया। जाठराग्नि कम हुई, आम बढ़ गया। आम बढ़ने से ये डिजीज तो पैदा होती है, साथ में रस से रक्त का निर्माण भी प्रॉपर वे में नहीं होता है। रक्त का निर्माण भी, मैं आपको बताऊं, रस धातु से रक्त का निर्माण भी नहीं होता है, क्योंकि ये अग्नि के लेवल पर अग्नि दुष्टि होती है। क्योंकि हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है आयुर्वेद में, जाठराग्नि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू धात्वाग्नि, सॉरी धातु, ये कंसेप्ट होता है हमारे यहां पर। जाठराग्नि प्रोपोर्शनल टू धातु, धात्वाग्नि। सप्त धातु के लेवल पर जो अग्नि है, उस अग्नि को बढ़ाने का काम क्या करता है? जाठराग्नि। यदि जाठराग्नि वीक है तो ये अग्नियां वीक हो जाएंगी, आम का निर्माण होगा। आम का निर्माण होने से क्या होगा? रक्त के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ेगा। उसका कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा? रक्त धातु दुष्टि होगी। लेकिन उसी समय हम पित्तवर्धक आहार विहार कर रहे हैं, उसी समय यदि हम पित्तवर्धक आहार विहार कर रहे हैं तो ये आम पित्त से मिक्स होकर रक्त दुष्टि करेगा और रक्त धातु के अंदर क्या प्रोसेस जनरेट हो जाएगी? रक्त धातु के अंदर प्रोसेस जनरेट होगी जो MCH होता है, मीन कॉप्सल, MCHC, मीन कॉप्सल हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। प्रत्येक आरबीसी के ऊपर जो हेमोग्लोबिन होता है, वो हेमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन, उसकी अमाउंट कम हो जाती है, क्योंकि पित्त दोष बढ़ने से वहां पर आरबीसीज रप्चर्ड होने लगती हैं, आरबीसीज टूटने लगती हैं। आरबीसी टूटती हैं, हेमोग्लोबिन डाउन जाता है, आरबीसीज की संख्या कम होती है, देन रक्त धातु का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, हेमाटोक्रिट वैल्यू बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो ऐसे पेशेंट्स की ब्लड वेसल्स में, ऐसे रोगी की ब्लड वेसल्स में अवरोध पैदा हो जाता है। ऐसे रोगी की ब्लड वेसल्स में, ये रक्तवाहिनी नली है, यहां पर ब्लड के प्लेक बनते हैं, ये प्लेक बन करके यहां पर ब्लॉकेज पैदा करते हैं और ये ब्लॉकेज ब्लड के फ्लो को बिगाड़ता है। देन CAT, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या हार्ट ब्लॉकेजेस के नाम से इसे जाना जाता है। तब ये कंडीशन पैदा होती है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो रक्त से मांस धातु के निर्माण में भी यही प्रोसेस जाती है, मेद धातु के निर्माण में भी यही प्रोसेस जाती है, और ऐसे ही सप्त धातुओं की दृष्टि में ये प्रोसेस जाती है। तो इस समय हमें किस चीज पर जोर देना हो? धातु पोषण क्रम में हमें जो जोर देना है वो इस अग्नि पर जोर देना है। ये अग्नि यदि आपने अच्छी कर दी, समाग्नि की अवस्था में ले आए, तो आपके अमाशय में जो भी भोजन गया है वो भोजन का पाचन बहुत अच्छे तरीके से होगा, और जब भोजन का पाचन होगा तो रस धातु का निर्माण अच्छा होगा। रस धातु के निर्माण से, रस धातु से कफ धातु की उत्पत्ति होती है, स्तन्य आर्तव की उत्पत्ति होती है, स्तन्य आर्तव की उत्पत्ति होती है, स्तन्य प्लस आर्तव, आर्तव की उत्पत्ति होती है। जिन फीमेल्स को सेकेंडरी एमेनोरिया होता है, सेकेंडरी एमेनोरिया क्या है कि कुछ महिलाएं, कुछ बच्चियां जिनको स्टार्टिंग में 1-1.5 साल तक उनको पीरियड्स आए, उसके बाद उनके मेंसेस इरेगुलर हो गए, उनको धीमे धीमे आना, पीरियड्स बंद हो गए, वहां पर रस धातु का क्षय माना जाता है, या फिर रस धातु की दुष्टि मानी जाती है, या फिर रस धातु अपक्व अवस्था में प्राप्त होती है, जो आम के कारण इसको हम मानते हैं। ऐसी बच्चियों में सेकेंडरी एमेनोरिया डेवलप होता है, सेकेंडरी एमेनोरिया डेवलप होता है, PCOD डेवलप होता है, PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज डेवलप होती है। तो यहां पर ट्रीटमेंट क्या करेंगे आप? यहां पर आप रसपाचक औषधियों का प्रयोग कराएंगे, और रस का पाचन करने वाली औषधियां कौन सी हैं? जो जाठराग्नि को प्रबल करें, जो जाठराग्नि को प्रबल करें।
आप कोई सी भी औषधि का सिलेक्शन कर सकते हो, अगर रस धातु के आपको गुणधर्म याद है और उसको पाचन कैसे कराना है तो आप उसको करा सकते हो। स्तन्य दृष्टि होती है, कई महिलाओं को स्तन्य नहीं आता है, जब वो बच्चे पैदा होते हैं तो उनको मिल्क इजैकुलेशन नहीं होता है, मिल्क फीड नहीं करा पाती हैं, तो उसमें रस धातु दृष्टि रिस्पॉन्सिबल होती है। ऐसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ रस धातु दृष्टि होने से हार्ट डिजीज मैंने आपको बता दिया, सारी चीजें होती हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें अग्नि पर काम करना है, क्योंकि रस धातु की दृष्टि होगी तो कफ जो है कफ दोष सही नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे यहाँ बोला गया है प्रकृतिस्तु श्लेष्मा, हमारे यहाँ पर ओज का उसको रूप दिया गया है, और विकृत श्लेष्म को हमारे यहाँ पर रोग का नाम दिया गया है। आपको ओज बढ़ाना है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो रस धातु निर्माण आपको अच्छा करना पड़ेगा। देन यदि रक्त धातु का निर्माण सही तरीके से नहीं होता है, रक्ताग्नि अगर डिस्टर्ब है, रक्त का पाचन नहीं हो पा रहा है, तो आगे पित्त दोष भी सही तरीके से नहीं प्राप्त होगा। जैसे कि पीएच, हमारे रक्त की पीएच जो होती है वो 7.4 के आसपास बताई है, यानी लगभग समुद्र के जल जैसी। और ये पीएच हमारी बॉडी में एसिडिक होने लगती है, एसिडिक पीएच में कन्वर्ट हो जाती है बिलो 7.4। अगर हमारे शरीर में पित्त का निर्माण सही तरीके से नहीं हुआ, पित्त का निर्माण आप कैसे बोलेंगे, पित्त की उष्णता बढ़े या ना बढ़े, यहां पर उष्णता के साथ साथ स्नेह गुण भी पित्त का बढ़ जाता है, और स्नेह गुण बढ़ने से तरलता, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, और हाई बीपी की शिकायत भी पेशेंट में देखने को मिलती है। हाई ब्लड प्रेशर भी पेशेंट में देखने को मिलता है, हाई ब्लड प्रेशर। तो क्या समझे कि प्रत्येक स्तर पर ऐसे ही मांस धातु का पाचन नहीं हुआ तो नोड्स, ट्यूमर, ग्रंथियां, इस प्रकार की कंडीशन बनेंगी। मेद धातु का सही तरीके से पोषण नहीं हुआ तो मेद से ओबेसिटी पैदा होगी, डायबिटीज पैदा हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइपोमा पैदा हो सकता है। अस्थि से आप समझिए कि अस्थि से ऑस्टियोपोरोसिस पैदा हो सकती है, ऑस्टियोमाइलाइटिस पैदा हो सकती है, कैल्केनियर स्पुर पैदा हो सकता है, एड़ी के पीछे की हड्डी बढ़ सकती है, या डिजनरेशन ऑफ बोन्स हो सकता है। देखिए, मेद धातु की दृष्टि जब होती है, मेद धातु की दृष्टि जब होती है तो मेद धातु बढ़ने से, अगर मेद धातु बढ़ रही है, मेद धातु बढ़ रही है तो स्रोतो अवरोध होने से हमारे शरीर में अस्थि धातु का निर्माण कम हो जाता है, क्योंकि अस्थि को पोषण देने वाले द्रव्य आगे नहीं बढ़ पाते। कैसे नहीं बढ़ पाते, ये हमारे स्रोतस हैं, चैनल्स हैं, यहां पर मेद धातु बहुत ज्यादा में मात्रा में बन रही है, तो जो रक्त के अंदर अस्थि को पोषण देने वाले द्रव्य हैं, कौन से द्रव्य हैं अस्थि को पोषण देने वाले, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, फॉस्फेट ग्रुप है, कैल्शियम है, ये जो अस्थि को पोषण देते हैं, ये कंटेंट आगे सर्कुलेशन में प्रोसेस में नहीं जा पाते, और अस्थि के निर्माण के लिए जो कैल्शियम और फॉस्फेट द्रव्य की आवश्यकता है वो अस्थि धातु तक नहीं पहुंच पाता और उसका पोषण नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हड्डियों से संबंधित रोग होने लगते हैं, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, एंकाइलोजिंग या एंकाइलोसिस, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज रिलेटेड टू बोन। इसी प्रकार मज्जा में होता है, ब्रेन से रिलेटेड डिजीज पैदा होती हैं, शुक्र धातु में होता है। उस व्यक्ति के शरीर में स्पर्म या स्पर्म मोटिलिटी या स्पर्म काउंट या सीमेन की जो पीएच होती है वो सारी डिस्टर्ब होके आने लगती है। तो सप्त धातु पोषण क्रम कितना आवश्यक है हम ये समझ चुके हैं, और इसका सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, सप्त धातु पोषण क्रम को यदि सुधारना है तो अग्नि पर जोर देना है। कुछ द्रव्य हैं रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेद पाचक, तो इनका वर्णन चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, ज्वर चैप्टर में आपको मिल जाएगी। ऐसे कौन से द्रव्य हैं जो रक्त धातु का पाचन करते हैं, मांस धातु का पाचन करते हैं, तो उन द्रव्यों को आप पढ़िए और
इस कंसेप्ट को, इस फ्लो चार्ट को अपने माइंड में रखिए। जब भी आपके पास ऐसे सीवियर पेशेंट आते हैं तो आपको हमेशा मोस्टली 2 चीजों का काम करना होता है। फर्स्ट नंबर पर सबसे पहले आपको अग्नि पर वर्क करना है। यदि किसी भी रोगी की अग्नि दुष्टि है, अग्नि मंदाग्नि है, तो आप कोई भी औषधि देते रहे, उस औषधि का पाचन नहीं होगा। औषधि का पाचन नहीं होगा तो वो अपना एक्शन नहीं कर पाएगी, देन वो औषधि का कोई भी वर्क नहीं हमारे शरीर में प्रतीत होगा। सेकंड जो है कि जब आप उस व्यक्ति की अग्नि को करेक्ट करते हैं, देन आप उसके दोषों के अकॉर्डिंग, उसकी कौन सी धातु दुष्टि है उसके अकॉर्डिंग आप चिकित्सा प्लान कीजिए। दोनों के गुणों को एनालिसिस कीजिए। गुणों को एनालिसिस करने के बाद आप ट्रीटमेंट जो देंगे वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही जल्दी कारगर होगा, हाई बीपी में काम करेगा। ऐसे ही हमने अपनी कंपनी साइटोवेदा में 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं हार्ट डिजीज से रिलेटेड, जो कि हमने अपने कई पेशेंट्स पर क्लिनिक पर बैठ के एक्सपेरिमेंट किए थे, जहां रिजल्ट हमें मिले। एक रेव HTN करके हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। उसके पीछे ये युक्ति लगी हुई है, ये युक्ति लगी हुई है। हाई बीपी को कुछ ही दिनों में हम मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन को टैपरिंग करते जाते हैं, बीपी को मेजर करते जाते हैं, अपनी मेडिसिन के डोज को थोड़ा इंक्रीज करते हुए जाते हैं, निदान परिवर्जन करते हैं, और फिर कुछ समय बाद उस व्यक्ति का बीपी आयुर्वेदिक मेडिसिन से कंट्रोल में आने लगता है। यदि उसको CAD की प्रॉब्लम है, कोरोनरी आर्टरी हार्ट डिजीज है, रूमेटिक हार्ट डिजीज है, तो उस व्यक्ति के साथ हम एक और कैप्सूल है कार्ड हील, जिसके अंदर हमने गार्लिक डाला हुआ है, अर्जुना डाला हुआ है, हमने पुष्कर मूल डाला हुआ है, ऐसी औषधियां उसके अंदर डाली हैं। जब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं, साथ में वृक्क शोधन कैप्सूल और यकृत नवा कैप्सूल जो हमने बनाए हैं, यदि हाई लिपिड प्रोफाइल है तो यकृत नवा कैप्सूल आपको देना है। यदि बीपी और उसका कार्डिक डिजीज जो है वो रेनिन एंजियोटेंशन जो सिस्टम है उसके कारण बढ़ के आ रहा है, किडनी प्रोफाइल से बढ़ के आ रहा है, तो वृक्क शोधन को भी ऐड कर दीजिए। मैं कहूंगा कि कार्ड हील, रेव HTN, यकृत नवा, वृक्क शोधन, चारों का कॉम्बिनेशन आप चलाएंगे तो डेफिनेटली आपका पेशेंट हार्ट डिजीज से आने वाले कुछ समय में मुक्त हो जाएगा, हृदय रोग उसके समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सैद्धांतिक चिकित्सा हमेशा फलदायी होती है। तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट इसके लेसन में आपसे फिर मिलूंगा। आयुर्मानव अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।